एक बार फिर से स्वागत है आपका। क्लास 9th के पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर को लेकर हम लोग 3 वीडियोस पहले आपके सामने ला चुके हैं। उन 3 वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, जाना है। अगर आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से उन वीडियोस को देखिए या हमारे चैनल पर उन वीडियोस को सर्च कीजिए। आज जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, हम आपको फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड करना सिखाएंगे और ये भी बताया था कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो सीधे क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस में ही सीखते हैं कि ये क्या है और कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। 12x²। आज आप जो फैक्टर्स सीखने जा रहे हैं, जो गुणनखंड सीखने जा रहे हैं, वो है आपके पास एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम यहाँ पर सीखेंगे। यानी कि आपके पास जिसकी पावर 2 होती है, जिसका ऑर्डर 2 होता है। सबसे पहली और ख़ास बात आपको करना क्या है, आपका क्वेश्चन इस तरह की सीक्वेंस में अरेंज्ड होना चाहिए, जिसमें पहली टर्म आपके पास जो होगी वो x² होगी और दूसरी टर्म आपके पास x से रिलेटेड टर्म होगी और तीसरी टर्म जो होगी आपके पास वो एक कांस्टेंट टर्म होगी। और अगर आपका क्वेश्चन ऐसे अरेंज नहीं है, मान लीजिए इस क्वेश्चन में -7x आगे लिखा होता, +12x² पीछे लिखा होता, तो भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे इसी तरह से अरेंज करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आपका x² का कोफिशिएंट है आपका 12 और आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है 1। तो हम 12 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 12। जिस मेथड से हम इसको करने जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यानी कि जो बीच वाला आपका पद है, जो टर्म है, उसे हम 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। और कैसे करेंगे, देखिए, हमने अभी ये देखा कि हमने फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिला है। प्लस का हमें साइन का भी पूरा ध्यान रखना है, तभी हमारे जो स्प्लिटिंग्स होंगे, जो टुकड़े होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे। तो सबसे पहले आपकी जो पहली टर्म है और आपकी जो लास्ट टर्म है उसे आप वैसा का वैसा लिख दीजिए। बीच में आप इतना गैप छोड़िए कि आप इस बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, उसे स्प्लिट कर सकें। अब इस -7x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, उसके लिए देखिए कि हमें 2 ऐसे टुकड़े, 2 ऐसे नंबर्स सोचने हैं इसके लिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिले और इसका अगर हम कोएफिशिएंट देखें तो x²। ठीक है, तो आप ऐसे 2 नंबर्स आपको सोचने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस का 12 मिलता है और जिन्हें हम ऐड करें यानी कि जोड़ें तो हमें -7 मिले। अब गौर से सुनिएगा बातों को। 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस का 12 मिले और आप ये जानते हैं कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्लस कब आता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव हों यानी कि दोनों प्लस के नंबर्स हों, या दोनों नेगेटिव हैं यानी कि दोनों माइनस के नंबर्स हों। फिर हमारी दूसरी कंडीशन, दूसरी शर्त ये है कि उन्हें जोड़ने पर, ऐड करने पर हमारे पास -7 आना चाहिए। तो दोनों प्लस के नंबर से तो हमारे पास -7 आ नहीं सकता। तो पहली बात आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि आपको 2 नंबर्स ऐसे लेने हैं जो दोनों नेगेटिव हों, क्योंकि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें, दोनों नेगेटिव, दोनों माइनस नंबर्स को, तो हमें प्लस में उनका मल्टीप्लिकेशन मिले 12 और जब हम उसे जोड़ें तो हमें माइनस में 7 मिले। तो आप जानते हैं कि 12 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है। आप देख सकते हैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 आता है और बाकी इनकी सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, 6 को 2 से, 4 को 3 से। तो आप ये देख सकते हैं कि इन नंबर्स में ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको ऐड करने से, जिनको जोड़ने से हमें 7 मिल सकता है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने विचार किया था कि दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए, तो उनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 12 आ जाएगा और उनको जोड़ने से माइनस का 7 आ जाएगा। और क्योंकि इस 7 के साथ में x आपके पास वेरिएबल है, तो आप
इनके साथ x लगाएंगे तो हमारे जो स्प्लिटिंग्स होंगी वो होंगी -3x और -4x। आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि अगर हम -3x और -4x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें +12x² मिल जाता है, और -3x और -4x को ऐड करते हैं तो हमें -7 मिल जाता है। लिखते हैं यहाँ पर -3x -4x। अब आपके पास जो 3 टर्म का जो क्वेश्चन था वो आपके पास 4 टर्म के क्वेश्चन में बदल गया है। हम पहली 2 टर्म्स को अलग लेते हैं और दूसरी 2 टर्म्स को अलग लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन 12x² और -3x, दोनों में से -3x कॉमन आएगा। जो स्टूडेंट कॉमन लेने के इस कंसेप्ट से परिचित नहीं है या उन्हें प्रॉब्लम आती है, वैसे 9th क्लास में नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी वजह से ऐसा है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन लेने का मतलब है आपको ऐसा नंबर सोचना है इन दोनों में से जो इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा हो और इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा हो। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, और आपके पास x² और x दोनों में से x कॉमन है। तो हम यहाँ पर नंबर्स में से 3 और वेरिएबल में से x कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद जब आपने एक कॉमन लिया, आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। 12x² में से 3x कॉमन लेने का मतलब है 12x² को 3x से डिवाइड करना है, तो आपके पास अंदर बचेगा 4x। और -3x में से 3x कॉमन लेने का मतलब है कि -3x को 3x से डिवाइड करना है, तो आपके पास बचेगा -1। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पीछे की 2 टर्म्स को देखिए, 4x और 1, क्योंकि x यहाँ पर नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं होगा। अगली जो 2 टर्म्स है आपके पास -4x और 1, क्योंकि 1 के अलावा किसी और नंबर से टोटली डिवाइड नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉमन आ सकता है। तो हम यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास यहाँ माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, -1 कॉमन लेने का मतलब है कि -1 से इन दोनों को डिवाइड करना है, और जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपको इस ब्रैकेट में लिखना है। तो फर्स्ट -4x को -1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 4x प्लस का, और +1 को -1 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है -1। यहाँ तक आप एक चीज़ चेक कीजिए कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं आपके पास, क्या वो दोनों ब्रैकेट्स आपके पास एक जैसे आते हैं? अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है। या तो आपने स्प्लिटिंग्स गलत की हैं, टुकड़े गलत किए हैं, या आपने को कॉमन गलत लिया है, या आप कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ गलत लिख रहे हो, या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर रहे हो। या आप चेक करेंगे ये दोनों आपके पास सेम आ जाते हैं। जब ये दोनों आपके पास सेम आ जाते हैं तो इन दोनों टर्म्स में से आप इस ब्रैकेट को फिर से कॉमन ले लेंगे। तो आपने 4x - 1 को कॉमन लिया है, और जब आपने दोनों जगह से इस ब्रैकेट को कॉमन लिया है तो आपके पास क्या बचा है 3x - 1। तो इसे हम एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं 3x - 1, और ये आपके पास इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 6x² + 5x - 6। वही आपको ध्यान रखना है कि इसी सीक्वेंस में ये होना चाहिए। सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर बिना x वाली, यानी कि आपकी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो करना क्या है, वही आपको काम करना है। इस 5x को आपको स्प्लिट करना है 6x² और -6 को ऐसा का ऐसा लिखना है। बीच में इतनी जगह छोड़नी है कि आप इसे स्प्लिट करके 2 टर्म्स लिख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम इस 6 और इस -6, +6 और -6 को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलता है -36। तो आपकी जो स्प्लिटिंग्स होंगी, जो आपके इसके 2 टुकड़े होंगे, वो टुकड़े भी ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -36 आता है। तो आप जानते हैं कि माइनस का नंबर तो मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में तब आता है जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को, यानी कि एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को गुणा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो 2 स्प्लिटिंग्स होंगी उनमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पहली बात क्लियर। उसके बाद हम नंबर्स सोचते हैं। तो किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 36 आ सकता है? 1 को 36 से, 2 को 18 से, 3 को 12 से,
4 को 9 से, 6 को 6 से, और इसके बाद सीक्वेंस उल्टी हो जाएगी, जैसे 9 को 4 से, 12 को 3 से, 18 को 2 से, 36 को 1 से। और इनमें से अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लें तो उनका रिजल्ट आना चाहिए +5, यानी कि +5 आना चाहिए। इसका मतलब आपको बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना है। तो हम बड़े नंबर को पॉजिटिव लेते हैं, छोटे नंबर को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ दोनों इक्वल हैं। तो आप ये देखेंगे कि इनमें से किसको ऐड करने पर आपको +5 मिलता है, तो वो आपका रिजल्ट है ये, यानी कि +9 और -4 को ऐड करने से आपको +5 मिलता है और मल्टीप्लाई करने से -36 मिलता है। और इसके साथ x वेरिएबल है तो दोनों के साथ आपको x वेरिएबल लगाना है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? -4x + 9x। अब आपके पास ये 4 टर्म्स में डिवाइड हो गया है। तो अब हम वही काम करते हैं, पहली 2 टर्म्स यानी कि 6x² और -4x। 6 और 4 में से आपका 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 6 और 4 दोनों को डिवाइड करता है। x² और x में से x कॉमन आएगा। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को 6x² और -4x को 2x से डिवाइड करते हैं तो आपको अंदर ये मिलता है। फिर आपके पास अगली 2 टर्म्स है 9x और -6, उसमें से x कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि x 6 के साथ नहीं है। तो 9 और 6 दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो आपके पास 3 कॉमन आएगा। हम लोग यहाँ लिखते हैं 3, इस ये साइन है आपका यहाँ पर +3। वही काम हम करते हैं, फिर से इस 3 से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करते हैं। तो जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा 3x - 2। तो अब आप ये देख रहे हैं कि आपको चेक करना है कि ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे है या नहीं है। आपके दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, 3x - 2, 3x - 2। तो हम 3x - 2 को फिर से कॉमन ले लेते हैं और बाहर से आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से इस ब्रैकेट के बाहर से 2x और यहाँ से इस ब्रैकेट के बाहर से +3। तो आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 3। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको समझ में आने का मतलब है कि आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल गई है मैथ्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका y² - 5y + 6। वही सिक्वेंस देखेंगे, सबसे पहले y² वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर बिना y वाली कांस्टेंट टर्म। और आपको y² को एज इट इज़ लिखना है, +6 को एज इट इज़ लिखना है, बीच में इस टर्म को स्प्लिट करना है, उसके लिए सोचना है। और क्या सोचना है? देखिए, y² का कोएफिशिएंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो कोएफिशिएंट होगा आपके पास 1, और 6 आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। 6 और 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके मिलेगा +6। तो आपको करना क्या है? आपको ऐसे 2 नंबर्स, 2 टुकड़े सोचने हैं जिन्हें आपको मल्टीप्लाई करके +6 मिल जाए और जिनको टोटल करने पर आपको मिले -5। और ये क्योंकि नंबर आपका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। अब दोनों पॉजिटिव को आप सम करके -5 तो आ नहीं सकता, तो ये कंडीशन आपकी ख़त्म। दोनों नेगेटिव नंबर से आपके पास -5 आ सकता है, यानी कि दोनों नंबर्स आपके रहेंगे नेगेटिव। नंबर सोचते हैं 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है? 6 आता है 1 और 6 को मल्टीप्लाई करके, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 2 और 3 आपके पास, आप ध्यान से देख सकते हैं। 1 और 6 को अगर आप करते हैं तो आपको 7 मिलता है, जबकि आपका आना चाहिए 5। तो हम 2 और 3 को लेते हैं, 2 और 3 से आपको सॉल्व करके आपके पास 5 आ जाएगा। और जैसा कि हमने देखा है कि दोनों नंबर नेगेटिव लेने हैं तो आपको लेना है -2 और -3। इसके साथ वेरिएबल y है तो दोनों के साथ आपको y लगाना है, -2y -3y। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पर y² और 2y में से आपके पास नंबर सिर्फ 1 कॉमन हो सकता है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। जब भी कहीं पर कोएफिशिएंट 1 होगा तो सिर्फ 1 ही कॉमन आ सकता है। और y² और y में से y कॉमन है, यानी कि आपका 1y कॉमन है। और 1y में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो सिर्फ हम y लिखेंगे। इस y से जब इन दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है y - 2। यहाँ पर आपके पास माइनस साइन है, आपने लिख दिया। 3y और 6 में से y कॉमन नहीं है क्योंकि y यहाँ नहीं है,
3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आपका 3 कॉमन है। आपने लिखा 3, ब्रैकेट लगाया। इस 3 से जब हम इन दोनों टर्म्स को, और गौर से देखें तो -3 से इन दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करते हैं, -3 से -3y को डिवाइड करेंगे तो हमें y मिलेगा प्लस, और +6 को -3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। ये ब्रैकेट एक जैसा है, इसका मतलब यहाँ तक हम लोग सही चल रहे हैं। तो y - 2 को हम फिर से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और इस y - 2 के बाहर से y बचेगा, इस y - 2 के बाहर से -3 बचेगा, जिसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया है। अब हम इससे आगे की लेवल पर बढ़ते हैं। अब हम ऐसे पॉलिनोमियल्स के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, यानी कि ऑर्डर उसका 3 है, 3 ऑर्डर वाले पॉलिनोमियल्स के। इसके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें पहली टर्म है उसमें x की पावर 3 है, सेकंड टर्म है उसमें x² है, थर्ड टर्म में सिर्फ x है, और फोर्थ टर्म आपकी कांस्टेंट है। तो इसको हम उस तरीके से सीधे फैक्टराइज नहीं कर सकते जैसे हमने पावर 2 वाले यानी कि द्विघात बहुपद हमने बाइनोमियल्स यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने किए थे। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। वापस हम जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसमें रिमाइंडर फाइंड करना सीखा था, और हमने देखा था कि उससे आगे के एप्लीकेशंस में कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है या नहीं है वो कैसे पता करते हैं। तो अब आप यहाँ आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 1, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, लिखना ज़रूरी नहीं है, 1, और लास्ट टर्म में आपके पास 5 -5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर न्यूमेरिकली हमें 5 मिलता है। और 5 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 5, और हमारे पास इनके साइन क्या हो सकते हैं, +-1 और +-5। तो हम 4 वैल्यूज़ हमारे पास हैं, उन 4 वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके हम देखते हैं कि किससे ये 0 हो सकता है, ताकि हम एक फैक्टर डिसाइड कर सकें। और ये आप ध्यान रखिए कि इसकी पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम +1 पुट करते हैं। मान लीजिए आपने इसको नेम दिया है px, तो हम सबसे पहले 1 पुट करने के लिए p1 फाइंड करते हैं। तो जब हम p1 फाइंड करते हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। यहाँ जब हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1, यहाँ जब हम 1 रखेंगे और सोल्व करेंगे x की जगह तो हमें मिलेगा -3, यहाँ जब हम 1 रखेंगे और -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -9 और -5। इस चीज़ को हम सोल्व करते हैं, क्या मिलता है आपको, 1 -3 -9 और -5। तो आपके पास ये जो नंबर है 12 5 17 और 17 -16 और -16 0 नहीं है, तो ये नंबर आपका 0 नहीं है, यहाँ से आपको फैक्टर नहीं मिला। नेक्स्ट नंबर हम ट्राई करते हैं +1 के बाद -1, p-1। जब p-1 हम ट्राई करते हैं, -1 हम यहाँ रखेंगे, उसका क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा -1 यहाँ रख के स्क्वायर करेंगे +1 हो जाएगा, उसे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -3, -1 यहाँ रखेंगे, उसे -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, और लास्ट में -5। इस नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास माइनस के नंबर है 1 3 और 5, जो कि आपके पास टोटल 9 हो जाता है, माइनस और +9, और +9 -9 कैंसिल होकर आपके पास आ जाता है 0। तो जब आपके पास यहाँ पर 0 आ गया -1 को पुट करने से, वहाँ जब हम जीरोस फाइंड करते थे तो हम साइन चेंज करते थे कांस्टेंट टर्म का, आपको याद होगा। तो -1 पुट करने से, -1 पुट करने से अगर आपके पास 0 आया है तो आप फैक्टर -1 को नहीं कहेंगे, फैक्टर x-1 को नहीं कहेंगे। -1 पुट करने से 0 आया है तो आप कहेंगे फैक्टर x+1 है, तो x+1 इज अ फैक्टर। आपका रिजल्ट आया है x+1, आपको 3 में से एक फैक्टर मिल चुका है। अब अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग कोचिंग्स पे अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है आपको। कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि हम बाकी के 2 फैक्टर भी इसी तरह से पता कर लें, किए जा सकते हैं। पर कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 में से कोई एक फैक्टर अगर रिपीट हो रहा है तो आपको इस तरह से इन 4 नंबर्स को चेक करने के बाद 2 ही फैक्टर मिलेंगे, और आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे डायरेक्टली कि कौन सा फैक्टर उसमें से रिपीट हो रहा है। तो हम एक परफेक्ट आंसर के लिए कि बाकी के 2 फैक्टर्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे,
हम इसमें तरीका लगाते हैं डिवीज़न का, जो कि हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं कि डिवीज़न कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में। करना क्या है हमें, ये जो आपका पहला फैक्टर आपको मिला है, बाकी के 2 फैक्टर्स पता करने के लिए हम इस चीज़ को इससे डिवाइड करेंगे। और ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से आपका पिछला सब कुछ रिवाइज होने वाला है। आपको जो हमने डिवीज़न सीखा था वो भी रिवाइज होने वाला है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, आपके पास जो इसका क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को हम जस्ट अभी जो हमने सीखा है स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना, तो हम उसे फैक्टराइज करके बाकी के 2 आंसर्स भी पता करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस पॉलिनोमियल को इस पहले फैक्टर से डिवाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को वापस इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, जो कि हम एक्स क्यूब के जस्ट नीचे लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे इन दोनों के, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर आपके पास -4x स्क्वायर, -9x और -5 को हम लोग नीचे ले लेते हैं। फिर हम वही काम करेंगे, हम पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। -4x स्क्वायर को हम लोग x से डिवाइड करेंगे। जब -4x स्क्वायर को हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -4x। -4x को जब इन दोनों नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x को x से मल्टीप्लाई करने से -4x स्क्वायर, जो कि हम -4x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, और -4x को +1 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा -4x, जो कि हम -9x के नीचे लिख देते हैं। अब हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, -4x स्क्वायर और +4x स्क्वायर, -9x और अब ये हो चुका है +4x। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -5x, और -5 को हम लोग नीचे लिख देते हैं। फिर हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी कि -5x को हम लोग x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -5 हम लोग लिख देते हैं। -5 को वापस इन दोनों टर्म से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x, और -5 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, और जब आप इन्हें साइन चेंज करके सोल्व करेंगे तो आपको लास्ट रिमाइंडर मिलेगा 0। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला है, एक भागफल मिला है। हमारा पहला फैक्टर आ चुका था x+1, बाकी के 2 फैक्टर हम यहाँ से स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करके पता करेंगे, तो वो हम लोग करते हैं। आपके पास पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, जिसका कोएफिशिएंट आपके पास है 1, और लास्ट आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है -5। 1 और -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -5। तो हम पहली टर्म आपकी एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म ऐसी कैसी लिख देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास -5 आए। तो आप जानते हैं कि इंटीजर्स में 5 सिर्फ 1 और 5 को ही मल्टीप्लाई करके आता है, तो हमारे नंबर्स हो सकते हैं 1 और 5। और 1 और 5 में से भी क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आना है, नेगेटिव तभी आ सकता है तब आपके पास एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो, यानी कि इन दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और क्योंकि आपके पास उनका टोटल -4 आना चाहिए, तो -4 टोटल अगर आप सोचेंगे तो सिर्फ तभी आ सकता है तब आप प्लस का 1 लें और माइनस का 5 लें, और इन दोनों के साथ आपको x लगाना है। तो ये आपके पास -5x और +1x आपकी स्प्लिटिंग्स होंगी। इस x के आगे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, +x और -5x। वही बात जो हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, इन दोनों को हम अलग लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं कांस्टेंट, और आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर और x नज़र आ रहा है, तो उसमें से आपका x कॉमन होगा। x कॉमन लिया, x से इन दोनों को डिवाइड किया, x से x स्क्वायर को डिवाइड किया तो x मिला, और x से x को डिवाइड किया तो +1 मिला। आपके पास माइनस साइन है, माइनस साइन हमने यहाँ पर लिख लिया। 5x और 5 में से 5 कॉमन है। -5 से जब हम -5x को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +x, और -5 से -5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा +1। तो अब आपके पास x +1 दोनों जगह सेम आ रहा है, आप इसे कॉमन ले लेते हैं, और बाहर से आपके पास क्या बचता है, x और -5। x और -5 हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
तो आपके पास 2 फैक्टर्स हमें यहाँ मिल चुके हैं और आप याद रखिए कि हमारा जो पहला फैक्टर आया था इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो भी x+1 आया था। तो हमारा जो लास्ट आंसर होगा, सो द फैक्टर्स आर, हमारे जो गुणनखंड होंगे, आप अंतिम अपना उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, वो क्या होंगे। पहला फैक्टर आपको मिला था x+1, उसके बाद दूसरा फैक्टर आपको क्या मिला x+1, और तीसरा फैक्टर आपको क्या मिला x-5। इसको आप चाहे तो x+1 का होल स्क्वायर भी लगाकर लिख सकते हैं, और ये आपके इस 3 पावर के यानी कि ऑर्डर 3 के पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन हैं। आशा है कि आपका जो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि इन वीडियोस के माध्यम से हम बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स समझा सकें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं लेकिन उनमें कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आती है किसी भी चीज़ में, तो आप हमें कमेंट करके बेशक कह सकते हैं। और इसके बाद हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका, वैसे मैथमेटिक्स में सब कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, फिर भी कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आगे तक आपके बहुत काम आने वाली है, तो हम आपको आइडेंटिटीज़ यानी कि सर्व समीकाएँ पढ़ाएंगे अगली वीडियोस में। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियोस का, और इन 4 वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से सीखिए। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी मैथमेटिक्स आपको सिखा सकूँ। थैंक यू।